हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री में अगले टॉपिक की ओर देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य प्रकारों की चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। एक नंबर में देखेंगे हम लोग संयोजन। संयोजन या संश्लेषण। संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन जो शब्द है या संयोजन, उसका मतलब होता है कि दो या अधिक पदार्थों को आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाना। यहाँ पे भी क्या होगा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया में कि इसमें दो तत्व या एक तत्व, एक यौगिक या दोनों यौगिक या उससे ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा जो पदार्थ होंगे वो आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। जैसे इसके अगले स्टेप की तरह हम देखते हैं एग्जाम्पल CaO प्लस H2O। मतलब चूना को जब हम पानी में डालते हैं, है ना, चूना को जब पानी में डालते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब CaOH का होल 2 प्लस ऊष्मा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, क्योंकि एक अलग यौगिक है, ये एक अलग यौगिक है, लेकिन दोनों ने आपस में अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करने के बाद दोनों एक साथ मिल गए और एक साथ मिलने के बाद एक ही यौगिक का निर्माण किया, साथ ही इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न किया। यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाया, लेकिन साथ में ऊष्मा उत्पन्न किया। तो इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। मतलब ऊष्मा उत्पन्न करने वाला या ऊष्मा उत्सर्जन करने वाला अभिक्रिया। इससे ये समझ में आता है कि जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया के पश्चात अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया के पश्चात या अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं या कह सकते हैं। इसके अगले एग्जाम्पल की तरफ हम देखते हैं, जैसे C+O2 ये बन जाएगा CO2। मतलब हम लकड़ी, कोयले या कोई पेट्रोलियम पदार्थ को जलाते हैं जिसमें कार्बन होता है ना, तो वो ऑक्सीजन में जलता है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। यहाँ भी हम क्या देखते हैं कि ये दोनों आपस में जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। दो अलग अलग थे लेकिन दोनों जुड़ के आपस में एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्योंकि लकड़ी या पेट्रोलियम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो वहाँ भी ऊष्मा उत्पन्न होते हैं, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएंगे। इसकी और एग्जाम्पलों में देखते हैं, हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दें, कैसे करा दें? हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दें, क्या बनेगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ चूँकि समीकरण को संतुलित
क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। तो ये चूँकि जो रासायनिक समीकरण लिखना है वह संतुलित समीकरण लिखना है ना, तो यह हमारे जो समीकरण संतुलित भी। अब यहाँ भी देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग पदार्थ है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ये भी क्या है, संयोजन या संश्लेषण। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो वैसी अभिक्रिया को हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रकार में 1 नंबर, अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं वियोजन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ये जो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो है ये संयोजन या संश्लेषण का बिल्कुल अपोजिट होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग पदार्थ आपस में क्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण किया, मतलब आपस में जुड़ गए। लेकिन वियोजन का मतलब क्या होता है, खंडित होना। अपघटन का मतलब होता है खंडित होना, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बड़े यौगिक के जो अणु होंगे वो अभिक्रिया करेंगे और दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में बढ़ जाएंगे, विखंडित हो जाएंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं और क्लियर हो जाएगा, है ना। 2FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट है ना। और इस फेरस सल्फेट को क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे, उष्मा देंगे। उष्मा देंगे तो ये क्या होगा, Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 और SO3। अब यहाँ पे 2FeSO4 सल्फेट जो था, यहाँ पे एक यौगिक के एक अणु है, लेकिन जब इसको हम गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये अलग अलग 3 पदार्थों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसका अपघटन हो गया, है ना। हम ये कहेंगे इसका अपघटन हो गया या फिर इसका वियोजन हो गया। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसको उष्मा बाहर से दे रहे हैं, मतलब इसको हम गर्म कर रहे हैं, बाहर से उष्मा दे रहे हैं, तो ये अभिक्रिया जो हो जाएगी उष्मा शोषी अभिक्रिया भी हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उष्मा शोषी, है ना, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पे उष्मा का अवशोषण हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है। मतलब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं और फिर वो विखंडित होता है, और विखंडित होने के बाद दो या अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है। तो चूँकि उष्मा बाहर से दे रहे हैं, एक तो ये इसका विखंडन होने की वजह से ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, साथ ही इसको उष्मा बाहर से दे रहे हैं, इसलिए ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चूना पत्थर को लेते हैं CaCO3। इसको भी जब हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, तो ये भी क्या होगा, विखंडित होगा, इसका भी अपघटन हो जाएगा और ये बन जाएगा CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। यहाँ भी कैल्शियम कार्बोनेट का एक अणु है, लेकिन जब उसको उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो विखंडित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो अणुओं में टूट जाता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है, अपघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तो ये अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो गई, लेकिन यहाँ भी हम उष्मा बाहर से दे रहे हैं, मतलब ये उष्मा शोषी। ऐसे समझ सकते हैं कि संयोजन संश्लेषण अभिक्रिया का ठीक अपोजिट कर देंगे तो हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। और संयोजन संश्लेषण में चूंकि उष्मा क्या हो रही है, खुद से उत्पन्न हो रही है, इसलिए वह उष्मा छिपी है, लेकिन वियोजन या अपघटन में क्या उष्मा बाहर से दे रहे हैं, इसलिए ये उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी।
अगले स्टेप की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम एकल विस्थापन भी कह सकते हैं। विस्थापन का मतलब होता है कि किसी के स्थान को रिप्लेस कर देना, उसकी स्थान से हटाकर उस दूसरे जगह रिप्लेस कर देना, विस्थापित कर देना, ये होता है विस्थापन का मतलब, है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें कोई यौगिक का परमाणु तत्व का जो परमाणु होता है वह किसी यौगिक से किसी एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, मतलब वो खुद एक यौगिक बना लेता है और पहले से जो यौगिक होता है उससे तत्वों को मुक्त कर देता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम फेरस मतलब आयरन लेते हैं और कॉपर सल्फेट लेते हैं। अब दोनों के बीच जब अभिक्रिया होगा, चूँकि यहाँ पे आयरन जो है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील है ना। आयरन क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इस वजह से ये जो आयरन जो है ये कॉपर का स्थान क्या करेगा, ले लेगा और कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा, मतलब ये बना लेगा फेरस सल्फेट और कॉपर को मुक्त कर देगा। मतलब उसकी स्थान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेरस जो है आयरन वह कॉपर का स्थान ग्रहण कर लिया और कॉपर को यहाँ से हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, इसको एकल विस्थापन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही यहाँ पे स्थानों की अदला बदली नहीं हो रही है, बल्कि एक परमाणु जो है वह इस यौगिक के एक परमाणु का स्थान ग्रहण करके उसको बाहर का रास्ता दिखा देता है, इसलिए विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया इसको कहेंगे। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, है ना, जिसमें कोई एक ही जो परमाणु है वह यौगिक के एक परमाणु को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया का नाम देते हैं। इसकी और एग्जांपल देखते हैं। ये जिंक है और फिर ये कॉपर सल्फेट है। यहाँ भी जिंक जो है वह कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिस वजह से ये जिंक जो है फिर कॉपर को विस्थापित करेगा, कॉपर का स्थान लेगा और बना लेगा जिंक सल्फेट और फिर कॉपर को यहाँ से मुक्त कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। मतलब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इससे परमाणु को विस्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे जिंक क्या है, कॉपर को विस्थापित करके बाहर का रास्ता दिखा दे रहा है, मतलब उसकी स्थान की बदली हो जा रही है आप दूसरी जगह पे। अगला है द्विविस्थापन, है ना। द्वि मतलब दो, विस्थापन या उभय विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया, है ना। ये क्या है, तो यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक के मतलब जो स्थान जो बदल दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा उभय विस्थापन में, द्विविस्थापन में, मतलब दोनों यौगिक के परमाणुओं के स्थान की अदला बदली होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो ग्रुप हो, एक ग्रुप का कोई एक व्यक्ति उठकर आएगा, दूसरे ग्रुप में किसी का स्थान लेगा, तो दूसरे में जिसका वह स्थान लेगा वो फिर पहले ग्रुप में जाके उस व्यक्ति का स्थान को ग्रहण कर लेगा। मतलब यहाँ पे स्थानों की अदला बदली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्थानों की अदला बदली हो जाएगी। तो इसको हम लोग द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड BaCl2, दोनों के बीच अभिक्रिया कराएंगे। क्या करेंगे, दोनों के बीच अभिक्रिया कराएंगे, तो ये सोडियम और बेरियम जो है आपस में स्थानों की अदला बदली कर लेंगे। मतलब ये बनाएंगे अब बेरियम सल्फेट बनाएंगे और ये जो सोडियम जो है वह क्लोरीन के साथ आ जाएगा। किसके साथ आ जाएगा, सोडियम
क्लोरीन के साथ आ जाएगा और ये बना लेगा NaCl। क्या बना लेगा? NaCl। क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन है, 2 सोडियम है, इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 डालते हैं, 2 सोडियम 2 क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा? स्थानों की अदला बदली हो रहा है। क्या हो रहा? यहाँ से सोडियम बेरियम का स्थान पे आ रहा है, तो फिर ये जो बेरियम है यहाँ से सोडियम का स्थान पे आ रहा है और स्थानों की अदला बदली हो रही है। अदला बदली होने के फलस्वरूप ये अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं की स्थान की अदला बदली हो, जिसकी परमाणुओं के स्थान की अदला बदली हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मुख्य प्रकारों में एक और प्रकार जिसको हम लोग ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया। ये क्या है? ऑक्सीकरण का दूसरा नाम है अपचयन। इसका क्या नाम है? अपचयन। और अवकरण का नाम है उपचयन। तो हम ऑक्सीकरण बोले या अपचयन, मतलब एक ही होता है। अवकरण बोले या उपचयन, इसका मतलब एक ही होता है। और ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के अपोजिट होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन का निष्कासन मतलब हाइड्रोजन हटता है, तो अभिक्रिया ऑक्सीकरण। मतलब ऑक्सीकरण में होता क्या है? ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन जुटेगा। क्या होगा? ऑक्सीजन जुटेगा या हाइड्रोजन हटेगा। अगर ऑक्सीजन जुटा तो भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन हटा तो भी ऑक्सीकरण, और ठीक इसके विपरीत कर देंगे अवकरण में, उल्टा हो जाएगा। अवकरण में क्या है? ऑक्सीजन हटा तो अवकरण या हाइड्रोजन जुटा तो भी अवकरण। मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऑक्सीकरण में क्या है? अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, जुड़ जाता है, या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, वह हट जाता है, तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अवकरण अभिक्रिया में क्या है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, वह हट जाता है, या फिर हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो वह अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से ये आसानी से हमको समझ में आ जाएंगे। जैसे 2Cu प्लस O है ना, 2U प्लस O, और इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ये बन जाता है 2CuO। क्योंकि यहाँ भी 2 कॉपर, यहाँ भी 2 कॉपर, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ ये बैलेंस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये जो अभिक्रिया हो जाएंगी वह कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। इसी टाइप से जब इसमें कॉपर में हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन लगाते हैं ना, जैसे CuO प्लस H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन को हम जोड़ रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाता है? Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है। ऑक्सीजन हटेगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा अवकरण। अवकरण अभिक्रिया हो जाएंगे, है ना। इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पलों को देखने की कोशिश करते हैं। अगले एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं।
क्योंकि अभी एग्जाम्पलों में हम लोगों ने क्या देखा कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन हट जाएगा तो अवकरण। इसकी अपोजिट कर देंगे, अगर हाइड्रोजन जुट गया तो अवकरण और हाइड्रोजन हट गया तो वो ऑक्सीकरण होगा। क्योंकि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। कैसी होती है? साथ साथ होती है, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं CuO प्लस H2, ये बन जाएंगे Cu और H2O। ये अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया में एक तरफ अवकरण हो रहा है और एक तरफ ऑक्सीकरण हो रहा है ना। यहाँ पे जो Cu है वो Cu का अवकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है। ये इसका क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। इसका अवकरण हो गया। क्यों अवकरण? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? यहाँ से हट रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका अवकरण हो गया। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पे जो बना ये ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण ऐसा इसलिए ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ ऑक्सीजन हट गया और वहाँ जुड़ गए। तो ये दोनों अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है, इसलिए इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके एक और एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन से अभिक्रिया कराते हैं ना, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा। जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा। अब इसमें देखते हैं, क्योंकि यहाँ से जिंक क्या हो जा रहे हैं? हट रहे हैं, इसलिए ये अवकरण हो गया। क्या हो गया? अवकरण। क्यों? क्योंकि जिंक में ऑक्सीजन जो था वो ऑक्सीजन अब यहाँ से हट जा रहा है। लेकिन यहीं पे कार्बन को देखेंगे, यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा रासायनिक अभिक्रिया के कुछ मुख्य प्रकारों को उसके उदाहरण के साथ। और भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होती है, लेकिन हम लोगों ने कुछ मुख्य अभिक्रियाओं पे ही चर्चा किया था। हम लोग अगले टॉपिक में, अगले क्लास में देखेंगे दहन के प्रकार और दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।